सार्थ एकेडमी की ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का 7वां अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्याय की शुरुआत करें, आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा का अर्थ है खतरों से आज़ादी, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। यहाँ पर खतरों से आज़ादी जब कहा जाता है तो प्रश्न उठता है कि किस तरह के खतरों को हम सुरक्षा पर खतरा मानेंगे। जैसे कि अब मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन में हर कदम पर खतरा है। यदि आप रोड पर निकलते हैं तो वहाँ भी खतरा है, यदि आप घर में रहते हैं तो वहाँ भी खतरा है, हर जगह पे खतरा है। तो किस तरह के खतरे को हम ऐसा खतरा मानेंगे जो कि सुरक्षा पर खतरा होगा। तो हम हर तरह के यदि खतरे को सुरक्षा पर खतरा मान लें तो फिर वैसे में सामान्य जीवन जो है वो ढंग से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हम केवल वैसे ही खतरे को सुरक्षा का विषय बनाते हैं जिससे जीवन का केंद्रीय मूल्य को खतरा होता है। अब हम यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि खतरा कितना गंभीर हो तो उसे सुरक्षा का विषय माना जाए। अब इसमें कहा गया कि खतरा इतना गंभीर हो कि उसे रोकने का उपाय यदि न किया जाए तो फिर मनुष्य का जो केंद्रीय मूल्य है उसकी अपूरणीय क्षति होगी, यानी जो क्षति होगी उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। तो इस प्रकार हम केवल उसी खतरे को हम सुरक्षा पर खतरा मानेंगे उसकी क्षति इतनी अधिक हो कि उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हो। अब फिर प्रश्न यह उठता है कि ये केंद्रीय मूल्य किसका है, किसके केंद्रीय मूल्य पर खतरा? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य पर खतरा, या फिर सरकार के केंद्रीय मूल्य पर खतरा, या फिर आम नागरिक के केंद्रीय मूल्य पर खतरा? तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ये केंद्रीय मूल्य है किसका, क्या सरकार का है, देश का है, या आम नागरिक का है, तो इस संबंध में निम्नलिखित जो धारणाएं हैं वो उभर कर सामने आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो धारणा उभर कर आती है उसमें है दो अवधारणा, कई सारे चीज़ें उभर कर आती है। इसमें मुख्य रूप से इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है पारंपरिक अवधारणा और एक है अपारंपरिक अवधारणा। अब हम सबसे पहले सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा को देखते हैं। तो देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के भी दो भाग हैं। एक तो है बाह्य सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। अब हम इसमें सबसे पहले हम बाहरी सुरक्षा को देखते हैं। तो बाहरी सुरक्षा में देखिए कि जब हम सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा को देखते हैं तो हमारा आशय राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। तो जब हम, जैसे कि हमने प्रश्न उठाया था शुरुआत में कि किसके केंद्रीय मूल्य पर खतरा उत्पन्न हो तो उसे सुरक्षा पर खतरा माना जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब राष्ट्रीय पारंपरिक अवधारणा में आते हैं तो यहाँ पर यह माना जाता है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा यानी देश पर कोई खतरा उत्पन्न हो तब हम उसे सुरक्षा पर खतरा मानते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में सबसे पहले तो ये माना जाता है कि भाई एक देश को खतरा किससे होता है? दूसरे देश से। दूसरे देश से कैसे खतरा होता है? कि दूसरा देश उस पर आक्रमण न कर दे। तो यहाँ पर आक्रमण जो होता है उसके लिए हम सैन्य खतरे शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि सुरक्षा की इस अवधारणा में सैन्य खतरे को ही किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का जो स्रोत होता है, ये जो थ्रेट है उसका जो सोर्स है वो कोई दूसरा देश है जो सैन्य हमला कर या इसकी धमकी देकर कि हम आप पर सैन्य हमला कर देंगे, किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता या क्षेत्रीय अखंडता जैसी केंद्रीय मूल्य जो है उस पर खतरा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम जब बाह्य खतरा की बात करते हैं, बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो बाह्य सुरक्षा में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा में किस चीज़ का खतरा होता है? तो किसी अन्य देश से खतरा होता है। वो अन्य देश से किस तरह का खतरा होता है? तो सैन्य खतरा होता है। अब सैन्य खतरे में वो जो दूसरा देश है वो या तो युद्ध की धमकी देकर या युद्ध कर किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे केंद्रीय मूल्य पर खतरा उत्पन्न करता है। तो अब देखते हैं कि जब मान लो कि जब सैन्य खतरे की बात हो रही है और यदि कोई किसी ऐसी स्थिति आ गई कि उसमें युद्ध हो ही जाए तो फिर उस खतरे से सुरक्षा के लिए कोई देश क्या क्या उपाय कर सकता है।
तो इसमें बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जब युद्ध हो जाए तो तीन विकल्प होते हैं जो कि अक्सर देश अपनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो पहला तो है कि या तो वो युद्ध की स्थिति में आत्मसमर्पण कर देते हैं, और जब आत्मसमर्पण करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो जो आक्रामक देश है यानी जिसने हमला किया है उस देश की बात को बिना युद्ध किए मान लेते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसी में है कि या तो फिर युद्ध से होने वाले नाश को, यानी कि जो युद्ध होने के कारण जो विनाश होगा उसको इस हद तक बढ़ाने के संकेत देता है एक देश कि दूसरा देश सहम कर हमला करने से बाज आ जाता है। यानी कि वो सहम जाता है कि यदि हमने युद्ध किया या हमला किया तो हमारा भी इतना ज़्यादा विनाश होगा कि उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा, तो वो हो सकता है कि सहम कर हमला न करे। या फिर यदि युद्ध हो ही जाए तो फिर क्या करता है कि वो अपनी रक्षा करता है ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए। या फिर जो एक और विकल्प जो इसमें आता है वो है कि आप पर यदि कोई देश हमला करता है, युद्ध करता है, तो आप उस हमलावर को पराजित कर दीजिए, तो उसका उद्देश्य वहीं ख़त्म हो जाता है। तो एक तो ये है पहला विकल्प, तीन विकल्प में से पहला विकल्प हुआ। दूसरा विकल्प क्या है? शक्ति संतुलन स्थापित करना। यदि आपको पता है कि जो प्रतिद्वंदी देश है जिनके साथ आपका अनबन है, या फिर जिन देशों के साथ पहले किसी देश का युद्ध हो चुका है या जिससे सैन्य हमले की आशंका होता है, तो उसके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर कोई देश जोर देता है। तो इससे क्या होता है, शक्ति संतुलन जब उसके पक्ष में होता है तो दूसरा जो देश है वो हमला करने से बाज करता है। तीसरा जो इसका ये है उपाय है, तीसरा विकल्प है, वो है कि गठबंधन बनाना। यानी कि कई देश के साथ मिलकर के गठबंधन बना करके और सामने वाले देश जो हमलावर देश हैं उनके हमले को रोकने का प्रयास किया जाता है। ऐसे गठबंधन में यह बात स्पष्ट होती है कि उन पर किस देश से खतरा है या खतरा किस तरह से है। इस गठबंधन में किसी देश का जो गठबंधन की तुलना जो है या किसी देश के ताकत की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए कोई देश गठबंधन करता है। गठबंधन जो है राष्ट्रीय हित पर आधारित होता है, यानी हमारा जो हित है, हमारे जो जब मान लो कि भारत कोई गठबंधन बनाता है तो उसमें यह देखता है कि भारत का हित क्या है। आज भारत का हित इस तरह का है कि वह अमेरिका के साथ गठबंधन बना सकता है। कल भारत का हित ऐसा था कि वो सोवियत संघ के साथ ज़्यादा अच्छा संबंध बनाता था। तो इस तरह से जैसे जैसे राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं वैसे वैसे गठबंधन भी बदलते रहते हैं। अब हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश पश्चिमी देश जो थे उनके सामने शीत युद्ध के रूप में बाह्य खतरा उत्पन्न हुआ। आप देखेंगे कि जब कोल्ड वार शुरू होता है तो कोल्ड वार में क्या होता है कि पूरा विश्व जो है दो ध्रुवों में बढ़ जाता है और उसमें एक दूसरे दूसरे गुट से खतरा उत्पन्न होता है कि कहीं वो दूसरे गुट वाले उस पर आक्रमण न कर दे। तो इस प्रकार उनको बाह्य खतरा उत्पन्न होता है और उन्हें इसी बाह्य खतरों से निपटने की तैयारी करनी होती है। लेकिन उसी समय आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे अफ्रीकी या एशियाई या लैटिन अमेरिकी देश जो है वो स्वतंत्र हो रहे हैं। तो ये जो देश स्वतंत्र हो रहे हैं उनके सामने जो है वो अलग तरह की सुरक्षा की चुनौती थी, जो कि एक तो इनका था कि पड़ोसी देश जो थे उनसे सैन्य हमले की आशंका होती थी, क्योंकि जो भी नव स्वतंत्र देश हो रहे थे उनका कहीं ना कहीं अपने देश से कभी सीमा विवाद तो किसी अन्य विवाद के कारण कोई ना कोई दुश्मनी उत्पन्न हो ही जाती थी। तो इस तरह से एक तो पड़ोसी देश से उनको हमले की आशंका हो रहती थी, दूसरी तरफ उन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष का भी चिंता होता था। क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कि अंदरूनी सैन्य संघर्ष चला है और कई सारे गुट बन जाते हैं अंदर में ही, और एक गुट की सरकार होती है, दूसरे गुट वाले उस सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाने के लिए सैन्य संघर्ष तक कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो नव स्वतंत्र देश हुए थे उनको इस तरह से पड़ोसी देश से भी खतरा उत्पन्न हो रहा था और अंदरूनी रूप से सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। उनके सामने एक और जो खतरा था वो था अलगाववादी आंदोलन की। जो ये अलगाववादी आंदोलन थे वो क्या करते थे कि अपने गुट के माध्यम से
ये उस देश से अलग होने की बात करते थे और नए देश बनाने की बात करते थे। और जब इन अलगाववादी आंदोलन को कोई पड़ोसी देश सहयोग देता था या हवा देता था, तो फिर ये जो अलगाववादी आंदोलन का जो उन पर खतरा उत्पन्न होता था, वो अब पड़ोसी देश के साथ जुड़ जाता था और पड़ोसी देश से भी खतरा उत्पन्न हो जाता था। जैसे कि भारत में ही देखेंगे कि पंजाब के क्षेत्र में खालिस्तान की मांग को लेकर के अलगाववादी आंदोलन चले, या आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, नागालैंड में और मिजोरम में भी अलगाववादी आंदोलन चले, जिसे पड़ोसी देशों के द्वारा समर्थन भी प्राप्त हुआ। तो एक तो ये अलगाववादी आंदोलन के कारण सुरक्षा खतरे में थी, दूसरे जो पड़ोसी देश जो उनको सहायता दे रहे थे उसके कारण भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो इस तरह से इनका जो दो तरह से खतरा उत्पन्न होता था इनके ऊपर। सबसे पहले तो पड़ोसी देश से, और दूसरा आंतरिक संघर्ष के कारण। तो इस तरह से हम इनका आंतरिक खतरा को देखें। अब देखिए कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या होते थे। अभी तक तो हमने देखा कि सुरक्षा पर जो पारंपरिक खतरा उत्पन्न होता है, जैसे कि एक तो बाह्य खतरा हुआ, एक आंतरिक खतरा हुआ, तो ये दो तरह के खतरे हुए। अब इन खतरों से निपटने के लिए तरीका क्या क्या अपनाया जाता था वो हम देखते हैं। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में सबसे पहले तो जो बात आती थी वो ये आती थी कि हिंसा का जो इस्तेमाल हो वो सीमित तौर पर हो, कम से कम होना चाहिए। और यदि हिंसा का इस्तेमाल करना ही पड़ जाए तो कोई उचित कारणों के आधार पर ही हिंसा का इस्तेमाल हो, जैसे कि आत्मरक्षा का आधार हो कि भैया हम अपना सुरक्षा के लिए, हम कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम अपना रक्षा के लिए हम हिंसा का या जैसे सेना का सहारा ले रहे हैं, या फिर दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए हिंसा करना हो। तो और ये हिंसा तभी हो जब बाकी उपाय असफल हो जाए, और जब हिंसा का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना कि आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। तो इस प्रकार देखते हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में दो तरीके हैं। पहला तो है कि बल के माध्यम से सुरक्षा किया जाए, दूसरा है सहयोग के माध्यम से सुरक्षा किया जाए। बल के माध्यम से जब सुरक्षा की बात आती है तो उसमें हिंसा का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हिंसा का इस्तेमाल सीमित तौर पर होता है, उचित कारणों पर होता है, और सीमित मात्रा में केवल आत्मरक्षा के लिए ही ये हिंसा का इस्तेमाल होता है। और हिंसा का प्रयोग तभी होता है जब अन्य उपाय असफल हो जाए। इसके अलावा अब हम सहयोग का देखते हैं कि सहयोग से हम कैसे सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सहयोग में हम देखते हैं कि जो पारंपरिक तरीके में जो है सहयोग बढ़ाने की जो बात आती है, इसके कई सारे तरीके हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। इसमें हम निरस्त्रीकरण में देखते हैं कि इसमें सभी राज्य, चाहे उसका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियार रखने की मनाही होती है। यानी जब निरस्त्रीकरण की बात होती है तो उसमें क्या होता है कि जिस अस्त्र को ख़त्म करने की बात होती है उस तरह के अस्त्र को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाता है, उसको रखने पर ही मनाही कर दिया जाता है। जैसे 1972 में एक समझौता हुआ निरस्त्रीकरण के संबंध में, जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो इसके माध्यम से क्या किया गया कि जितने भी तरह के जैविक हथियार जिस भी देश के पास थे जो इस समझौता में शामिल थे, उसको वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और कोई नया जैविक हथियार बनाने पर भी रोक लगा दिया। इसी तरह 1992 में देखेंगे कि रासायनिक हथियार संधि हुआ है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसके माध्यम से जो संधिकर्ता देश हैं वहाँ पर जितने भी रासायनिक हथियार थे उनको समाप्त कर दिया गया और आगे इस तरह के हथियार बनाने पर मनाही कर दी गई। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में ये दो तरीका में जो सहयोग को बढ़ाने की तरीका है उसमें निरस्त्रीकरण का ये उपाय है। दूसरा जो तरीका है इसका वो है अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण में क्या होता है कि कोई भी अस्त्र रखने के लिए उसकी संख्या सीमित कर दी जाती है कि इस संख्या के से ज़्यादा अस्त्र नहीं रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर अस्त्र को नियंत्रित किया जाता है। जैसे आप कई सारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि शीत युद्ध के दौर में कई सारे संधि हुए थे जिसमें कि अस्त्र को नियंत्रित करने की बात आई थी। जैसे साल्ट है, साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ABM या NPT, ये सब जो थे। तो आपको अब इसमें ये बताना है कि साल्ट 1 का फुल फॉर्म क्या है, साल्ट 2 का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है, ABM का फुल फॉर्म क्या है और NPT का फुल फॉर्म क्या है, और साथ में ये संधि कब कब हुई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अस्त्र नियंत्रण में ये होता है कि एक अस्त्र की एक सीमा तय कर दी जाती है, उस सीमा से ज़्यादा अस्त्र नहीं रखना होता है। जो तीसरा सुरक्षा के जो विश्वास बहाली है, तीसरा उपाय, इसमें क्या किया जाता है
कि जो सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश हैं उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है या विचारों का नियमित आदान प्रदान किया जाता है और इसके माध्यम से विश्वास को बढ़ाया जाता है। ऐसे जो देश जो प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे को अपनी सैन्य बल के बारे में जानकारी देते हैं, सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि कि प्रतिद्वंदी देश गलतफहमी में पड़कर जंग के लिए आमदा न हो जाए। यानी कि इस तरह से वो एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर, सूचनाओं का आदान प्रदान कर, अपने बारे में उनको जानकारी देकर विश्वास को बढ़ाया जाता है, जिससे कि दोनों देश में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार हम सुरक्षा के खतरे भी देखे और सुरक्षा के खतरों से निपटने के ये उपाय भी देख लिए। तो अब हम ये पारंपरिक अवधारणा देख चुके हैं, सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।